और तभी वहाँ की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। मुझे लगता है कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। और ये क्या? ये तो गोस्ट फेस है। गोस्ट फेस को मारने के लिए पिंकू उसकी ओर भागता है, मगर गोस्ट फेस गायब होकर पिंकू को लात मार देता है। मगर गोस्ट फेस मिस्टर जॉनी की पूरी बात नहीं सुनता और गुस्से में आकर मिस्टर जॉनी को बेरहमी से मार देता है। मिस्टर जॉनी को बुरी तरह चाकू मारने के बाद मिस्टर जॉनी का सर धड़ से अलग कर देता है। Hello, Sandy. Let's play again. Please don't move. ये कहकर गोस्टफेस दोबारा चेनसा को ऑन कर देता है। और ये क्या? गोस्टफेस चेनसा को सैंडी के ऊपर बुरी तरह से चला देता है। Sandy, my son, go up and have fun. गोस्टफेस ने बहुत बुरी तरह से सैंडी के 2 टुकड़े कर दिए हैं। दोस्तों, अगर आपने पिंकू टिंकू और मिस्टर जॉनी हॉरर स्टोरी के बाकी पार्ट नहीं देखे तो पहले उन्हें देख लें, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि टिंकू पिंकू मिस्टर जॉनी को छुप के देख रहे होते हैं। तभी मिस्टर जॉनी पलटता है और टिंकू और पिंकू वहाँ से दौड़ लगा लेते हैं और मिस्टर जॉनी को पता नहीं लगता, इसलिए वो वापस अपने काम को लग जाता है। और वहाँ टिंकू पिंकू को कहता है, पिंकू आजकल जो लड़कियाँ लापता हो रही हैं, मुझे लगता है कि यही उनको मार देता है। और पिंकू टिंकू की बात का जवाब नहीं देता और पेट को पकड़ के हिलने लगता है। तभी टिंकू पिंकू को कहता है, पिंकू ये मत करियो। और पिंकू के कारनामे की वजह से पीछे रखा हुआ कैन उड़कर नीचे गिरता है। ये धमाकेदार आवाज़ सुनकर मिस्टर जॉनी तेज़ी से बाहर आता है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। और ये क्या? यहाँ तो सब कुछ ठीक है। लगता है पिंकू टिंकू ने बड़ी होशियारी से सब कुछ ठीक कर दिया है। और अब मिस्टर जॉनी को शक होने लगता है, इसलिए वो बाहर का दरवाज़ा बंद करने जा रहा है। और तभी टिंकू ड्रम से निकलता है और पिंकू को आवाज़ लगाता है और कहता है, पिंकू मिस्टर जॉनी चला गया, अब तुम उठ सकते हो। तभी पिंकू ड्रम से निकलता है और ये क्या? सामने वाले ड्रम से एक छोटा सा बच्चा निकलता है और इधर उधर देखने लगता है। ये देखकर पिंकू और टिंकू हैरान हो जाते हैं। तभी टिंकू उस बच्चे से पूछता है, बेटा तुम कौन हो और इस ड्रम में क्या कर रहे हो? तभी वो बच्चा बोलता है, मेरा नाम सैंडी है, मैं यहाँ परफ्यूम लेने आया था, मगर गोस्टफेस और मिस्टर जॉनी ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और मैं वहाँ से भाग निकला और इस ड्रम में आकर छुप गया। और तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। लगता है मिस्टर जॉनी ने दरवाजे के साथ लाइट को भी बंद कर दिया है। पिंकू, हमें जल्दी से कुछ करना होगा वरना हम सब मारे जाएंगे। वहाँ मिस्टर जॉनी के अंदर आने की आवाज़ धीरे धीरे बढ़ने लगती है और यहाँ लगता है कि टिंकू और पिंकू कुछ बड़ा करने वाले हैं। टिंकू उस भारी लोहे के ड्रम को उठाता है और अंदर आने वाले रास्ते की ओर बढ़ने लगता है। पिंकू भी टिंकू के पीछे पीछे जाता है। और ये दोनों मिलकर लोहे के ड्रम से अंदर आने वाले रास्ते को बंद कर देते हैं। और तभी मिस्टर जॉनी अंदर आने लगता है और ये देखकर मिस्टर जॉनी का दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है कि अंदर आने वाले रास्ते को किसी ने बंद कर दिया है। और अब मिस्टर जॉनी का डार्क मोड शुरू हो गया है और मिस्टर जॉनी गुस्से में आकर उन दोनों ड्रमों को लात मारता है और उन दोनों ड्रमों में से एक ड्रम उस बच्चे को लगता है और वो बच्चा दूर जाकर नीचे गिरता है। पिंकू और टिंकू ये नज़ारा देख रहे होते हैं। तभी पिंकू को गुस्सा आ जाता है और तभी पिंकू टिंकू से कहता है, टिंकू लगता है मिस्टर जॉनी का गुस्सा शांत करना ही पड़ेगा। ये कहकर दोनों मिस्टर जॉनी को देखते हैं और मिस्टर जॉनी भी इन दोनों को देखने लगता है। मिस्टर जॉनी कुछ समझ पाए उससे पहले पिंकू पीछे की ओर बढ़ने लगता है। लगता है कि पिंकू कुछ बड़ा करने वाला है। और तभी पिंकू मिस्टर जॉनी की ओर तेज़ी से बढ़ने लगता है और मिस्टर जॉनी को एक ज़ोरदार लात मार देता है और मिस्टर जॉनी पीछे वाली दीवार के साथ जाकर टकराता है, जिससे मिस्टर जॉनी का डार्क मोड लाइट मोड में बदल जाता है और यहाँ अपना टिंकू खुशियाँ मनाने लगता है। तभी पिंकू पलटता है और टिंकू को कहता है, टिंकू जाकर तुम सैंडी को उठाओ, तब तक मैं मिस्टर जॉनी को देखता हूँ। और टिंकू हाँ में सर हिलाते हुए सैंडी की ओर बढ़ने लगता है।
और यहाँ आकर टिंकू सैंडी को उठाने लगता है। और वहाँ पिंकू टिंकू को आवाज़ लगाता है और इशारा करता है और टिंकू पिंकू का इशारा समझते हुए सर हिलाता है। टिंकू सैंडी को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और सैंडी टिंकू का हाथ पकड़कर उठ जाता है। और यहाँ पिंकू ने मिस्टर जॉनी की टांगें पकड़ी होती हैं और पिंकू टिंकू को इशारा करता है। तभी टिंकू पीछे की ओर बढ़ने लगता है और अपने पास रखे हुए लकड़ी के बक्से को उठाता है और थोड़ा सा आगे आकर नीचे फेंक देता है। और टिंकू उस लकड़ी के बक्से के ऊपर चढ़ जाता है। लगता है कि टिंकू कोई बड़ा कारनामा अंजाम देने वाला है। और ये क्या, टिंकू ने छलांग मारकर मिस्टर जॉनी की घंटी बजा दी और मिस्टर जॉनी अपनी घंटी को पकड़ते हुए तड़पने लगता है। और यहाँ ये दोनों खुशियाँ मनाने लगते हैं। और तभी वहाँ की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। मुझे लगता है कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। और टिंकू और पिंकू यहाँ वहाँ देखने लगते हैं। और ये क्या, ये तो गोस्ट फेस है। लगता है कि पिंकू टिंकू के शोर की आवाज़ ने गोस्ट फेस के आराम में खलल डाला है और अब गोस्ट फेस इन दोनों को नहीं छोड़ेगा। गोस्ट फेस बाहर निकलते साथ ही इधर उधर देखने लगता है और पिंकू टिंकू की ओर बढ़ने लगता है। तभी पिंकू टिंकू भी गोस्ट फेस को देखने लगते हैं और पिंकू को गोस्ट फेस को देखकर गुस्सा आने लगता है। गोस्ट फेस को मारने के लिए पिंकू उसकी ओर भागता है, मगर गोस्ट फेस गायब होकर पिंकू को लात मार देता है। दोस्तों, अब क्या होगा? क्या पिंकू टिंकू गोस्ट फेस के हाथों बच पाएंगे या फिर नहीं, ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अब आगे की स्टोरी देखते हैं। अब गोस्ट फेस हंसने लगता है और अचानक अपनी जगह से गायब हो जाता है और मिस्टर जॉनी को गले से पकड़कर उठा लेता है और कहता है, जॉनी, मैंने तुम्हें कहा था कि लड़कियों को मारकर उनके बालों से परफ्यूम बनाना है और ये राज किसी को पता ना चले, मगर तुमसे मेरा इतना सा काम ना हो सका और अब तुम अपनी मौत के खुद जिम्मेदार होगे। नहीं गोस्ट फेस, मैंने इन लोगों को कुछ भी नहीं बताया, बल्कि ये खुद नीचे आ गए। मगर गोस्ट फेस मिस्टर जॉनी की पूरी बात नहीं सुनता और गुस्से में आकर मिस्टर जॉनी को बेरहमी से मार देता है। मिस्टर जॉनी को बुरी तरह चाकू मारने के बाद मिस्टर जॉनी का सर धड़ से अलग कर देता है और अब गोस्ट फेस सैंडी की ओर पलटता है। Hello, Sydney. लगता है कि गोस्ट फेस को सैंडी का असल नाम नहीं पता, इसलिए सिडनी सिडनी करके पुकार रहा है। मुझे लगता है कि गोस्ट फेस के इरादे कुछ ठीक नहीं हैं। और ये क्या, गोस्ट फेस सैंडी को मारने के लिए आगे बढ़ता है और वहाँ से अपना टिंकू भी दौड़ लगा लेता है और गोस्ट फेस को पकड़ लेता है। जाओ सैंडी, तुम यहाँ से चले जाओ। मगर सैंडी को कुछ होश ही नहीं होती और वो इन दोनों को देखता रहता है। इस बार टिंकू सैंडी को गुस्से से कहता है, सैंडी भाग जाओ यहाँ से। ये सुनकर सैंडी को होश आ जाती है और वो पिंकू की ओर बढ़ता है और वहाँ अपने पिंकू को भी होश आ जाती है और वो उठ खड़ा होता है। उठने के बाद पिंकू टिंकू को देखने लगता है। तभी टिंकू पिंकू से कहता है, पिंकू, मैं इसे और ज़्यादा रोक नहीं सकता। ये देखकर पिंकू को गुस्सा आ जाता है और वो गोस्ट फेस की ओर दौड़ लगा लेता है और गोस्ट फेस को एक फ्लाइंग किक मार देता है, जिससे गोस्ट फेस उसी वक्त ढेर हो जाता है। लगता है कि गोस्ट फेस बेहोश हो गया है और ये देखने के लिए टिंकू गोस्ट फेस को चेक करता है। लगता है कि टिंकू कोई बड़ी मुसीबत खड़ा करने वाला है। और ये क्या, टिंकू ने तो गोस्ट फेस को 2 चमाट मार दिए और दूसरे वाला तो ज़्यादा ही दमदार था। लगता है कि टिंकू को पता नहीं कि गोस्ट फेस टिंकू से इन 2 चमाट का बदला तो ज़रूर लेगा। और अब टिंकू पिंकू के पास जाता है।
तभी पिंकू टिंकू से कहता है, टिंकू हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा वरना गोस्ट फेस उठ गया तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। ये सुनकर टिंकू अपनी टपली हिला देता है और ये दोनों पीछे की तरफ पलटते हैं। तभी टिंकू पिंकू से कहता है, पिंकू बाहर का रास्ता तो मिस्टर जॉनी ने बंद कर रखा है। तभी वहाँ से सैंडी बोल पड़ता है, टिंकू अंकल गोस्ट फेस ने मेरी मम्मी को बंद कर रखा है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। बेटा कहाँ है तुम्हारी मम्मी और वो यहाँ क्या करने आई थी? पीछे उस सुरंग के अंदर एक बड़ा सारा कमरा है, वहाँ गोस्ट फेस ने मेरी मम्मी को बंद कर रखा है। मेरी मम्मी यहाँ परफ्यूम लेने आई थी मगर गोस्ट फेस ने उनको धोखे से बंद कर दिया। बेटा ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? पहले मैं डरा हुआ था इसलिए मैंने ये बात आप दोनों को नहीं बताई। ठीक है बेटा, चलो चलकर तुम्हारे मम्मी को वहाँ से निकालते हैं। ये कहकर टिंकू और सैंडी सुरंग की ओर बढ़ते हैं मगर पिंकू अपनी जगह पर खड़ा रहता है और गोस्ट फेस को देखकर कुछ सोचने लगता है। और थोड़ी ही देर बाद पिंकू पास वाला बॉक्स उठाकर गोस्ट फेस को मार देता है। लगता है कि अब पिंकू के दिल को कुछ सुकून मिला है। वहाँ टिंकू पिंकू को आवाज़ लगाता है और कहता है, पिंकू हमें तुम्हारी वजह से देर हो रही है। ये सुनकर टिंकू पिंकू की ओर बढ़ता है और अब टिंकू सुरंग के अंदर जाने लगा है। जाने से पहले टिंकू सुरंग के अंदर झांक कर देख लेता है। झांक कर देखने पर पता चलता है कि इस सुरंग का रास्ता आगे जाकर मुड़ जाता है और थोड़ी ही देर बाद टिंकू सुरंग के अंदर चले जाता है और ये सब पिंकू और सैंडी देख रहे होते हैं। तभी पिंकू सैंडी से कहता है, सैंडी अब तुम्हारी बारी। ये सुनकर सैंडी सुरंग की ओर बढ़ता है और सुरंग के अंदर चला जाता है। टिंकू और सैंडी के जाने के बाद पिंकू भी सुरंग की ओर बढ़ता है और ये क्या, पिंकू तो बीच में ही रुक गया और पिंकू फिर कुछ सोचने लगता है। और थोड़ी ही देर बाद पिंकू पलटता है और पास में रखे लोहे के कैन की ओर बढ़ता है और उस भारी लोहे के कैन को पकड़कर उठा लेता है। लगता है कि पिंकू आज शराफत भाई से चूरन खा कर आया है, इसलिए बड़े बड़े कामों को सर अंजाम दे रहा है। पिंकू उस भारी लोहे के कैन को सुरंग के सामने रख देता है और खुद सुरंग के अंदर जाने लगता है। सुरंग के अंदर जाने के बाद पिंकू उस भारी लोहे के कैन से सुरंग का रास्ता बंद कर देता है। वाह क्या बात है, पिंकू ने क्या दिमाग लगाया है। लगता है कि पिंकू को याद नहीं कि गोस्ट फेस के पास गायब होने वाली भी शक्तियां हैं। वहाँ टिंकू और सैंडी पिंकू की राह देख रहे होते हैं कि पिंकू अभी तक आया नहीं। तभी टिंकू सैंडी से कहता है, सैंडी मुझे लगता है कि पिंकू कोई बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, हमें जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। अभी टिंकू ये कह ही रहा था तभी सैंडी सुरंग की ओर देखता है और वहाँ से पिंकू निकल आता है और तभी टिंकू जल्दी से पिंकू के ऊपर बैठ जाता है और पिंकू की टपली बजा देता है। तभी पिंकू का बैलेंस बिगड़ने लगता है और ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। कुछ देर बाद ये दोनों खड़े होते हैं और तभी टिंकू पिंकू से कहता है, मैं तो समझा था कि गोस्ट फेस ने तुम्हें काबू में कर लिया है। नहीं टिंकू, गोस्ट फेस टोटली हुआ पड़ा था और मैं सुरंग का रास्ता बंद करने में लगा था ताकि गोस्ट फेस दोबारा उठे तो सुरंग के अंदर ना आ पाए। पिंकू हम अपनी शरारतों में यह तो भूल ही गए कि हम यहाँ सैंडी की मम्मी को निकालने के लिए आए थे। चलो चलकर उनको निकालते हैं। ये सुनकर पिंकू आगे बढ़ जाता है और टिंकू सैंडी की ओर बढ़ता है और कहता है, सैंडी कहाँ है तुम्हारी मम्मी? और तभी सैंडी बोलता है, मेरी मम्मी को गोस्ट फेस ने यहाँ ही बांध कर रखा था और अब वो यहाँ नहीं है। इसका मतलब ये है कि गोस्ट फेस ने मेरी मम्मी के साथ कुछ कर दिया है। तभी पिंकू टिंकू को आवाज़ लगाता है और अपनी तरफ आने का इशारा करता है और ये दोनों पिंकू की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ इंसानों को मारकर उनकी लाशों के टुकड़े कर दिए हैं। उनके सर से उनकी आंखें भी निकाल दी गई हैं और कईयों की वहाँ खोपड़ियाँ भी पड़ी थी। ये सब देखकर टिंकू पिंकू से कहता है, पिंकू मुझे लगता है कि ये सब गोस्ट फेस का किया धरा है। ये सब देखने के बाद पिंकू आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़कर पिंकू देखता है कि वहाँ बड़े बड़े छुरी, चाकू और नोकदार हथियार पड़े हुए हैं। ये सब देखकर पिंकू हैरान हो जाता है और वहाँ टिंकू भी पिंकू को देखकर आगे आता है और ये सब सैंडी और टिंकू भी देख रहे होते हैं। और पिंकू दोबारा आगे की तरफ बढ़ता है और टिंकू भी पिंकू के पीछे पीछे जाता है।
आगे एक लकड़ी का टेबल पड़ा हुआ था जिसके ऊपर इंसान की लाश पड़ी हुई थी और उस लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। ये सब सैंडी भी देख रहा होता है। ये सब देखने के बाद सैंडी रोने लगता है। और जब टिंकू देखता है कि सैंडी रो रहा है तो वो सैंडी से पूछता है, सैंडी तुम क्यों रो रहे हो? तभी सैंडी बोलता है कि ये मेरी मम्मी के टुकड़े पड़े हुए हैं। गोस्टफेस ने मेरी मम्मी को बुरी तरह मारकर उनके टुकड़े कर दिए हैं। और टिंकू सैंडी से कहता है, सैंडी हम यहाँ तुम्हारी मम्मी को बचाने आए थे मगर वो अब इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए हमें अब इस जगह से जल्दी निकल जाना चाहिए। ये सुनकर सैंडी ठीक है कहता है और टिंकू पिंकू की तरफ पलटता है। टिंकू हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा वरना गोस्टफेस यहाँ आ सकता है। टिंकू तुम फिक्र ना करो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं वहाँ एक बड़ा भारी लोहे का कैन रख आया हूँ जिससे गोस्टफेस यहाँ नहीं आ सकता। पिंकू उस कैन से गोस्टफेस को ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए तुम अब मेरा ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करो और बाहर का रास्ता ढूंढने में मेरी मदद करो। ये सुनकर पिंकू ठीक है कहता है। पिंकू वो देखो वहाँ ऊपर एक दरवाज़ा है। तभी पिंकू पलटता है और उस दरवाज़े की तरफ देखने लगता है। सामने सीढ़ियाँ लगी हुई थी और सीढ़ियों के ऊपर एक दरवाज़ा था, मगर वो दरवाज़ा सीढ़ियों से थोड़ा सा ऊपर था। पिंकू पलटता है और पिंकू को कहता है, पिंकू क्या पता उस दरवाजे से बाहर जाने का रास्ता निकलता हो, हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए। ठीक है पिंकू, मैं ऊपर जाता हूँ और जाकर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता हूँ। ये कहकर टिंकू सीढ़ियों की ओर बढ़ता है और वहाँ गोस्टफेस को भी होश आ जाती है और गोस्टफेस हवा में उड़ने लगता है। और अचानक गोस्टफेस ऊपर उड़ के गायब हो जाता है। यहाँ अपना पिंकू सीढ़ियों पर चढ़ के ऊपर चले जाता है और टिंकू और सैंडी भी पिंकू के पीछे पीछे जाते हैं और पिंकू को देख रहे होते हैं। पिंकू ऊपर जाकर उस दरवाजे को देखने लगता है। तभी टिंकू पिंकू को आवाज़ लगाता है और कहता है, पिंकू उस दरवाजे को देख ही ना जाओ बल्कि उस दरवाजे को खोलने की कोशिश भी करो। तभी पिंकू दरवाजे को धक्का मारने लगता है और ये क्या बात है, पिंकू ने तो 2 ही धक्कों में दरवाजे को खोल लिया। ये देखकर टिंकू ऊपर पिंकू के पास आ जाता है और पिंकू को कहता है, पिंकू हमें पहले सैंडी को ऊपर चढ़ा देना चाहिए, फिर हमें ऊपर चढ़ना चाहिए। ये सुनकर पिंकू सैंडी को इशारा करता है और सैंडी इशारा समझते हुए ऊपर आ जाता है। और तभी टिंकू सैंडी से कहता है, सैंडी तुम आगे आ जाओ, हम तुम्हें उठा के ऊपर खड़ा कर देंगे। और जैसे ही सैंडी पिंकू टिंकू के पास आता है, ये दोनों उसको पकड़कर ऊपर खड़ा कर देते हैं और सैंडी आराम से ऊपर चढ़ जाता है। और अब टिंकू ऊपर चढ़ने लगता है। ऊपर चढ़ने के बाद टिंकू पिंकू से कहता है, पिंकू हम आगे जा रहे हैं, तुम हमारे पीछे पीछे आ जाना। ये कहकर टिंकू और सैंडी आगे बढ़ते हैं और वहाँ पिंकू भी ऊपर चढ़ जाता है। और ये क्या, ये तो गोस्टफेस है। गोस्टफेस यहाँ आ चुका है और गोस्टफेस की नज़र सैंडी पर पड़ चुकी है और सैंडी गोस्टफेस को देख के दौड़ लगा लेता है और तभी गोस्टफेस सैंडी के मुंह पर हाथ रख के गायब हो जाता है और पीछे का दरवाज़ा भी बंद हो जाता है। दोस्तों अब क्या होगा, क्या पिंकू और टिंकू गोस्टफेस के हाथों बच पाएंगे या फिर नहीं, ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। अब बेचारा सैंडी दर्द के मारे तड़पने लगता है। गोस्टफेस ने सैंडी की आंखें निकालकर उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया है और थोड़ी ही देर बाद गोस्टफेस साइड की ओर पलटता है और आगे बढ़ने लगता है। गोस्टफेस सैंडी को यहाँ तड़पते हुए छोड़कर चले जाता है। गोस्टफेस ने सैंडी के साथ बहुत खतरनाक सलूक किया है। आखिर सैंडी ने गोस्टफेस का बिगाड़ा ही क्या था। अब गोस्टफेस पास में लकड़ी की टेबल के ऊपर रखे चेनसा की ओर बढ़ता है और उस चेनसा को गौर से देखने लगता है कि गोस्टफेस के दिमाग में कुछ चल रहा है। चेनसा को देखने के थोड़ी ही देर बाद गोस्टफेस अपना चाकू उस लकड़ी के टेबल के ऊपर रख देता है और साइड की ओर बढ़ता है।
और थोड़ी ही देर बाद गोस्टफेस उस चेनसा मशीन को उठा लेता है और तभी गोस्टफेस उस चेनसा मशीन को ऑन करता है और वो मशीन ऑन हो जाती है। लगता है कि गोस्टफेस सैंडी को तड़पते हुए नहीं देख सकता, इसलिए चेनसा की मदद से गोस्टफेस सैंडी के टुकड़े कर देगा ताकि सैंडी को ज़्यादा देर तक तड़पना ना पड़े। और यहाँ टिंकू पिंकू दरवाजे को अपनी पूरी जान लगाकर खोलने की कोशिश करते हैं, मगर कोई फ़ायदा नहीं होता। और थोड़ी ही देर बाद पिंकू पलटता है और पिंकू को ना का इशारा कर देता है। तभी टिंकू पिंकू को साइड की तरफ होने का इशारा करता है और पिंकू ने अपनी पूरी जान लगाकर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब पिंकू टिंकू से कहता है, पिंकू गोस्टफेस बहुत खतरनाक है, उसने अब तक सैंडी को भी मार डाला होगा। हमें अब अपनी जान बचाकर यहाँ से निकलना चाहिए, वरना हमारा हश्र भी वही होगा जो बाहर सबका हुआ है। ये सुनकर टिंकू हाँ में सर हिलाता है और पिंकू को कहता है, पिंकू तुम सही कह रहे हो, चलो यहाँ से निकलते हैं। अब पिंकू टिंकू आगे की तरफ चले जाते हैं और यहाँ पर गोस्टफेस चेनसा मशीन को लेकर सैंडी के पास आ जाता है। अब गोस्टफेस सैंडी को आखिरी बार देखने लगता है और सैंडी से कहता है, Hello, Sandy. Let's play again. Please don't move. ये कहकर गोस्टफेस दोबारा चेनसा को ऑन कर देता है और ये क्या, गोस्टफेस चेनसा को सैंडी के ऊपर बुरी तरह से चला देता है। Sandy, my son, go up and have fun. गोस्टफेस ने बहुत बुरी तरह से सैंडी के 2 टुकड़े कर दिए हैं। यहाँ पिंकू टिंकू आगे बढ़कर रुक जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। ये देखते हैं कि सामने एक बड़ा सारा हाल है जिसमें पुराना सामान पड़ा हुआ है। ये गोस्टफेस का पर्सनल हाल है, गोस्टफेस यहाँ किसी को भी नहीं आने देता। ये दोनों हाल में रखा सामान बहुत गौर से देख रहे होते हैं। तभी टिंकू नीचे उतरता है। अब टिंकू पिंकू को नीचे आने का इशारा करता है। लगता है कि पिंकू नीचे आने से घबरा रहा है और ये क्या, पिंकू का तो बैलेंस ही बिगड़ गया और पिंकू पलटी खाकर नीचे गिर जाता है। अब पिंकू उठने का नाम ही नहीं ले रहा और अपनी जगह से भी नहीं हिल रहा। ये देखकर टिंकू समझ जाता है कि पिंकू उससे कोई शैतानी कर रहा है। तभी टिंकू पिंकू को एक ज़ोरदार लात मार देता है जिससे पिंकू फौरी तौर पर उठ जाता है। अपनी शैतानियाँ ख़त्म करके ये लोग पास में रखे सामान की ओर बढ़ते हैं। ये देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे ख़तरनाक हथियार पड़े हुए हैं, एक से एक नया हथियार भी पड़ा हुआ है। ये देखकर टिंकू पिंकू से कहता है, पिंकू मुझे तो लगता है कि गोस्टफेस अपना सारा हथियार और सामान यहाँ पर ही रखता है। हाँ पिंकू तुम ठीक कह रहे हो, मगर हमें इस वक्त गोस्टफेस की बजाय बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की बात करनी चाहिए। ठीक है पिंकू, चलो आगे चलकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। ये कहकर ये दोनों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए ये लोग इधर उधर देखते हैं कि वहाँ गोस्टफेस ने क्या क्या रखा हुआ है। अब इन दोनों की नज़र सामने रखे हुए गोस्टफेस के कॉस्ट्यूम्स पर जाती है। ये देखते हैं कि इनके सामने कई सारे गोस्टफेस के कॉस्ट्यूम्स पड़े हैं। ये देखकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं और उन कॉस्ट्यूम्स को देखने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद पिंकू टिंकू से कहता है, पिंकू मुझे तो लगता था कि गोस्टफेस वही बदबूदार कपड़े पहन ही रखता है, मगर ये देखकर मुझे पता चला कि वो तो बड़ा साफ आदमी निकला। टिंकू अगर हमने जल्दी यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढा तो वो हमें भी साफ कर देगा, फिर तुम देखते रहना गोस्टफेस की सफाई। अब इन दोनों को कोई आवाज़ सुनाई देती है। तभी पिंकू टिंकू से कहता है, टिंकू क्या तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई दी? हाँ पिंकू मुझे भी वो आवाज़ सुनाई दी, कहीं गोस्टफेस तो नहीं आ गया? चलो पिंकू चलकर देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। ये कहकर ये दोनों आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों टूटी हुई लकड़ी की अलमारी के पीछे से छुप कर देख रहे होते हैं, मगर इन्हें वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। और ये क्या, ये तो गोस्टफेस है। गोस्टफेस यहाँ आ चुका है। मुझे लगता है कि पिंकू टिंकू का अब यहाँ से बच पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उनको बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं मिला और अब यहाँ पर गोस्टफेस भी आ गया है।
मुझे नहीं लगता कि पिंकू टिंकू आज बचकर यहाँ से जा पाएंगे। आते साथ ही घोस्टफेस उन खतरनाक हथियार की ओर बढ़ता है। लगता है कि घोस्टफेस पिंकू टिंकू को मारने के लिए यहाँ से एक हथियार लेने आया है। घोस्टफेस उन खतरनाक हथियार में से एक हथियार को उठा लेता है और ये सब पिंकू टिंकू भी देख रहे होते हैं। अब घोस्टफेस आगे की ओर बढ़ता है। लगता है कि घोस्टफेस पिंकू टिंकू को ढूंढ रहा है और ये देखकर पिंकू टिंकू भी छुप जाते हैं। अपने पिंकू टिंकू भी बहुत होशियार हैं। दोस्तों अब क्या होगा? क्या ये दोनों यहाँ से बचकर निकल पाएंगे या फिर इनका भी वही हाल होगा जो सैंडी का हुआ है? ये सब हम देखेंगे पार्ट 6 में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें और इस वीडियो के नीचे छोटा सा कमेंट भी कर दें।